बाप दोम कबूलियत। इब्ने आदम से एक दिन पूछा इब्लीस ने, क्या चीज़ है वो जिससे रखा तुम्हें हमेशा पुरसुकून, और क्या शय है वो जिससे किया मुझे बेसुकून। इब्ने आदम मुस्कुराया और किया इब्लीस के कोशे गुजार। कबूलियत लफ्ज़ है राज सेरी मेरी कहानी का। ए इब्लीस, तूने झेली अर्श बर्दरी, क्योंकि तू था सोम बरदार। हुआ ना तुझसे कबूल कि अल्लाह ने की तहलीक, तुझसे अफसल तुझसे बेहतर साथ। झेली तूने लानत, हुआ तू अजाब का हकदार। मैंने की कबूल भूख प्यास गुर्बत बेमिसाल। कभी मिली बीमारी टूटा दिल, हुई जवानी बेहाल। झेली तन पे सख्ती मन पे जख्म बेशुमार। मैं रोया मैं चीखा मैं धाड़ा मैं सिसका, मगर एक रोज़ था कबूलियत का, वही रोज़ था मसूरियत का। तुझको लगता है तू वाहिद है जो हुआ बेसुकून सा। ए इब्लीस, नाफरमान देख रखे हैं तुझसे कम ज़ात कहीं, जिन्होंने ना किया कबूल अल्लाह का फ़ैसला सही। हुए इब्लीस, सिफ़त रही उनकी सोबत वही। इब्लीस जो अपनी फ़तह पे मुस्कुराया, यूं इब्ने आदम ने उसकी हंसी रोकी। ए इब्लीस, तू रहेगा नामुराद रोज़े हशर तलक, क्योंकि है बशर को मोहलत बरज़ुख के फैसले तलक। सुनो ए इंसान, ए जिनो चरिंद परिंद के घरों, कबूलियत है तुम्हारी बका तुम्हारी ज़ात का राज। मेहदी कम्पीर के बलूचिस्तान जाने से एक रात कबल केसम की चकोर इमारत तमाम तर जलाल के साथ इस्लामाबाद के सीने पे खड़ी थी। उस पहर सारे में ठंडी हवाओं का राज था। सितंबर का एहतताम था। दिन में नमी और हब्स और रात के वक्त ठंडी दिल को भाती हवा। केसम की सारी बत्तियां गुल थीं। बस दूसरी मंजिल का एक शीशे का स्टूडियो इस पहर रोशन था। सर्द बत्तियों वाला रोशन स्टूडियो बाहर खड़े होने वाले को एक ट्रांस में धकेल देता था। यकीन नहीं आया। एक पल को आंखें मूंदो, एक ऊंची इमारत जहन के पर्दे पे लाओ, फिर उसकी सारी बत्तियां बुझाओ। अब बस एक कोने वाली सर्द बत्ती जलती हुई देखो। अंधेरे में डूबी इमारत की सर्द जलती हुई बत्ती है ना दिल फरेब। ठंडी हवा इमारत की सर्द जलती बत्ती के ताकुब में आओ तो शीशे का स्टूडियो अंधेरे में डूबा था। कहीं कॉटन खुले पड़े थे तो कहीं कपड़े के टुकड़े पड़े थे, कहीं छोटे छोटे बीट्स बिखरे हुए थे ऐसे जैसे हीरे हों, तो कहीं संगी मुजस्मे खड़े थे जिनके ऊपर ब्रांडेड लिबास चढ़े थे। स्टूडियो के एन बीच में एक संगी मुजस्मा था जिसके ऊपर सर रोशनी पड़ रही थी। मुजस्मे के ऊपर उस समय एक गहरे सुर्ख रंग का लंबा गाउन टंगा था, सादा लंबा सिल्क गाउन। उसके बाजू पे नन्हे नन्हे बीट्स लगे थे। गला खाली था। कमर की जगह पे एक सुनहरी बेल्ट था। वो सादा सा सुर्ख गाउन इतना खूबसूरत था कि कोई हद नहीं। एक बाजू पे सुनहरी बीट्स लग चुके थे। मुजस्मे का दूसरा सही बाजू जिसके ऊपर गाउन था, वो अब तीर की मानिंद सीधा था। नीम अंधेरे में एक शख्स खड़ा था। उसके बाल घुंघराले थे। हल्की हल्की दाढ़ी पे सर रोशनी पड़ती थी तो वो मज़ीद जाजिब नजर लगता था। उसकी गंदमी उंगलियां इस वक्त एक नन्हा सा बीट बाजू के किनारे पे लगा रही थीं। वो अपने काम में इतना मुनहमिक था कि हद नहीं। उसके हाथ किसी माहिर मुसव्विर के हाथों जैसे थे। शायद वो उनका बेहद ख्याल रखता करता था। हल्की हल्की रोशनी कहीं से फूल भटक कर उसके पैरों पे पड़ रही थी। वो नरम आरामदेह स्लीपर्स पहने हुए था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के साथ नीली और सफ़ेद धारीदार पैंट। शर्ट के दो ऊपरी बटन खुले थे। शायद उसे गर्मी लग रही थी या शायद वो आरामदेह महसूस करना चाहता था। तुमने तो कहा था तुम औरतों के कपड़े नहीं बनाते। ये आवाज़ दरवाजे में खड़े किसी मर्द की थी। कैसे इस टोन में बात करने की जरूरत कौन कर सकता है। हाँ, तुम सही समझे, बराक हनीफ। वो आधा अरब दरवाजे पे खड़ा तंजी अंदाज से उसकी पुश को देख रहा था। वो अंधेरे में था, चेहरा नजर नहीं आता था। कैसे अब के गर्दन एक जानिब ढलका दी। वो मुस्कुराते हुए उस सुर्ख गाउन को देख रहा था। ना जाने क्यों उससे ही इतना अच्छा लगा था, नजर को इतना भाया था। अंधेरे में खड़े आदमी की जुबान को एक बार फिर खुजली हुई। तो अब एक जन बेजार आदमी सुर्ख जनाना गाउन तैयार कर रहा है। एक और तंज। कैसे अब के गर्दन सीधी कर ली। वो अब झुककर कमर पे लगे बेल्ट को देख रहा था। एकदम उसकी आंखों में नापसंदीदी उतरी। वो गैर आरामदेह हुआ था। कुछ था जो बुरा लगा था।
वो आदमी जिसे औरत लफ्ज़ से सख्त नफरत है, वो अब औरतों के कपड़ों पे सितारे मोती लगाएगा। या अल्लाह, या मेरे मौला, ऐसा दिन दिखाने से पहले मेरी 10 गर्लफ्रेंड्स मर क्यों नहीं गई? दरवाजे के साथ टेक लगाए नीम अंधेरे में खड़े शख्स से एक और हांक लगाई। गैस अब भी नहीं मुड़ा था। उसकी आंखें संजीदा थी। माथे पे गिरते बाल उससे हटाने की कोशिश नहीं की। वह हनूस झुका हुआ था। यूं ही झुके झुके उससे कहना शुरू किया। मेरे अजीम अब्बा कहा करते थे, उनके गांव में पूरे चांद की रात चंद आवारा कुत्ते गली में खड़े होकर भौंका करते थे। खामोश स्टूडियो में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। पराग सुनने लगा। उन कुत्तों को ना खाना चाहिए होता था, ना पानी, और ना ही सर छुपाने को जगह। वो अब कमर की बेल्ट को अपनी उंगलियों से छू रहा था। सब कुछ होते हुए भी वो कुत्ते भौंके जाते थे, भौंके जाते थे। जानते हो क्यों? भारी लहजा सारे में अड़ताश सा पैदा कर रहा था। बराक ने आंख लगाई। क्यों? गैस से अब नोच कर मुजस्मे की कमर पे लगा बेल्ट उतार लिया था। उसके अंदाज में जितनी जाहरियत थी, चेहरा पुरसुकून उतना ही। कुत्ते पूरा चांद देखकर पागल होते थे। आम दिनों में कोई उन्हें नोटिस नहीं करता था, इसलिए पूरे चांद की रात वो भौंक भौंक कर लोगों को अपनी जानी मुतवज्जा करते थे। आज पूरा चांद है और तुम कौन हो, क्या अब मुझे बताने की जरूरत है? उसी लम्हे वो आधा अरब हल्का सा हंसा था। रोशनी में खड़ा शख्स कह रहा था। वैसे मेरे अजीम बाबा मिजाज के सख्त थे। एक दिन उन कुत्तों के भौंकने की वजह से उनका वीसीआर सही आवाज़ नहीं दे रहा था। बाबा ने अपनी बंदूक उठाई और उस रात गांव में 8 कुत्तों की लाशें गिरी थीं। सब कहते हैं मैं भी अपने बाबा की तरह गर्म दिमाग का आदमी हूँ। उससे बात खत्म करके रूह बराक की जाने मुड़ा। गैस अब सीधा खड़ा था। बराक की आंखों में आंखें डाले। वो अगर संजीदा आंखों से भी तुम्हें देखे तो तुम्हें उससे खौफ आए, यूं जैसे एक सीरियल किलर का आखिरी शिकार हो तुम। बराक चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आने लगा। उसके बूट जमीन पे बिखरे कत्तों पे लगते तो चरचर की आवाज़ आती थी। मेरी अम्मा मुझे बताया करती थी कि जब मेरा पाकिस्तानी बाप हमें अपने गांव लेकर गया तो एक रात को कुत्ते भौंक रहे थे। उसकी आवाज़ कत्तों की चुरचुर में भी साफ सुनाई देती थी। वो अंधेरे से रोशनी की तरफ आ रहा था। एक आदमी को उन कुत्तों की आवाज़ इसी तरह नागवार थी जैसी तुम्हारे अजीम बा को। उस आदमी को भी वैसा ही गुस्सा है जैसे तुम्हारे अब्बा को। वो भी घर से बंदूक लेकर बाहर आया जैसे तुम्हारा अब्बा है। वो अब गैस के बिल्कुल सामने खड़ा था। गत्तों की बदनुमा आवाज़ रुक गई। स्टूडियो में गूंजता उसका लहजा पल भर को थम गया। लेकिन चालें पलट गईं, तदबीरें उलट हो गईं। उन कुत्तों में एक भेड़िया भी था। कैस भेड़िए ने उस आदमी को चीर दिया। पूरे चांद की रात सिर्फ कुत्ते नहीं, भेड़िए भी निकलते हैं। तुम्हें चाहिए कि होशियार रहो। उसकी आंखें इस वक्त अजीब थीं। गैस उसे देख रहा था रहा, यहाँ तक कि पराग उसे कंधा थपक कर एक बार फिर अंधेरे की ओर बढ़ गया। अभी उसे दरवाज़ा पार नहीं किया था। जो भेड़िया कुत्तों के झुरमुट में शिकार करने निकले वो कुत्तों से भी बड़ा कुत्ता है। गैस की धीमी आवाज़ कुछ चिढ़ा रही थी। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सामने वाला कुछ बोल नहीं पाता था। बराक चंद लम्हे दरवाजे की चौखट पे खड़ा रहा और फिर बाहर निकल गया। चंद पल बाद गैस उस सुर्ख गाउन की कमर वाली जगह को किसी भी किस्म के आराइश से पाक कर चुका था। बस बाजू पे लगे नन्हे पीस और सिल्क का लंबा गाउन। वो सताई से उस गाउन को देखते गया। जब उसे अपने साथ वाले स्टूडियो से हल्का सा खटका महसूस हुआ। गैस चौंका था। अब के डब्बे और मुजस्मे गिरने की आवाज़ें आई थी। कोई था जो ऑफिस में घुस आया था, लेकिन ना वो डरा ना झिझका। ये उसकी सल्तनत थी। वो यहाँ का सुल्तान था। उसके कंफर्ट जोन में भला कौन दाखिल हुआ था? कैसे जट पत्तियों तले खड़े उस गाउन को वहीं रहने दिया और खुद बगैर चाप पैदा किए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ खटका भी बढ़ता जा रहा था। वो मुहतात कदम धरता साथ वाले स्टूडियो का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। यकदम 3-4 डब्बे एक साथ गिरे थे। गैस से वार के साथ लग गया। फिर आहिस्ता से झुककर उससे अपनी पिंडली के साथ बंधी छोटी सी पिस्टल बाहर निकाली। वो जो ही सीधा हुआ, उसके ऐन सामने कोई था। वही जिससे डब्बे गिराए थे, वही जिससे मुजस्मे तोड़े थे, और वही जो रात के अंधेरे में किसी के ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया था। कौन भला? मौजूदा दिन सियाहों के ग्रुप ने टोली बना रखी थी। मेहदी गंभीर अपने लोगों के साथ साहिल समंदर के पास खड़ा था। ये टर्टल बीच का साहिल था। गवादर के 2 साहिल सबसे मशहूर थे, बिद्दी सर
साहिल, डॉक्टर साहिल, ये नाम एक खास वजह से पड़ा था। मुकामी लोगों का कहना है कि कई बरस कबल इस साहिल पे लातादाद कछुए होते थे, जिसकी वजह से इस साहिल का नाम टर्टल बीच पड़ गया। मुकामी ज़ुबान बलोची में इस बीच को कुब्बी सी बीच कहा जाता है। इस साहिल का पानी क्रिस्टल क्लियर था। वजह यहाँ लोगों का बहुत कम आना था। यहाँ बस चंद मुकामी और गैर मुकामी ब्लॉगर्स आया करते थे, या फिर वो लोग जो सुकून से चंद घड़ी अपने साथ गुजारना चाहते थे। मेहदी इस वक्त उसी साहिल की लहरों पे अपने पैर धरे हुए था। उससे मोबाइल कान के साथ लगा रखा था। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो ज़रा फासले पे खड़े होकर बात कर रहा था, लेकिन काफ़ी फासले के बावजूद नाइटमेयर नाइटमेयर की आवाज़ें कानों में पड़ती थीं। शायद वो उस नाम के किसी शख्स से मुखातिब था। वो हाथ उठाकर बात करते हुए काफ़ी झुंझलाया हुआ था। सांवले आम से चेहरे पे दबा दबा गुस्सा था। शायद सामने वाले की कोई बात बुरी लगी थी। उसके साथी समंदर किनारे खड़े थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई तस्वीर खींच रहा था। अभी थोड़ी ही देर बाद उनको यहाँ से अपने होटल जाना था। सीनिया ने लड़कियों के लिए चंद तस्वीर उतार ली। अब बस ये मेहदी गंभीर रह गया था। ये आखिर अपनी बात कब ख़त्म करेगा? वो बात करते हुए समंदर के किनारे चल रहा था। उसी लम्हे उससे स्लैक्स की जेब में हाथ डालकर कोई यूएसबी निकाली थी, जिसके साथ उसका वॉलेट भी गिरा था। सीनिया ने जरा से फांसी से उसका वॉलेट गिरते हुए देखा। वो करीब ही थी। उससे आसपास देखा। बशर जरा फांसी पे खड़ा था। फ़ोन कान से लगा रखा था। उसके अपने झमेले थे। वो कारोबारी आदमी था। उसका काम ही ऐसा था। फ़ोन हर वक्त बजता रहता था। चंद लम्हा वो अपनी जगह खड़ी सोचती रही और फिर आगे बढ़ाई। स्याह घग्गे वाली लड़की लहरों के साथ कदम मिलाते लड़की के पीछे चल रही थी। सुनहरी आंखों पे पड़ती धूप उसकी छोटी आंखों को बंद किए दे रही थी। टर्टल बीच के अग में खड़े मटियाले पहाड़ों के पीछे सूरज था, जिसकी रोशनी छनकर स्याहों के चेहरे पे लगकर पलट रही थी। एक जगह रुककर वो नीचे झुकी। यहाँ बस जरा सा पानी था। सीनिया ने झुककर पानी के नीचे पड़ा वॉलेट उठाया। आपका वॉलेट गिर गया है, उससे हाँक लगाई। मेहदी नहीं मुड़ा। वो अब भी अपनी जगह खड़ा बात कर रहा था। अब कि उसके चेहरे पे सख्त गुस्सा था। सूख चेहरा, भींचा हुआ चेहरा। सीनिया को इस लम्हे उससे करीब जाने से दिक्कत हुई। उससे अब्बा का चेहरा याद आ रहा था। वो गुस्से में होते थे तो छिड़क देते थे। ना सामने लोग देखते थे, ना महफिल। सीनिया 1000 बार अपने सारे खानदान के सामने छिड़की गई थी। उसे अब्बा से खानदान से खौफ नहीं आता था। उसे बेइज्जती से खौफ आता था। उससे आधे खानदान के सामने सबके उठाने से खौफ आता था। उससे अब किसी भी मर्द से बात करते हुए खौफ आता था। उससे मर्दों के गुस्से से खौफ आता था। वॉलेट हाथ में लिए कई पल वो खड़ी रही। फिर ना जाने क्यों उससे लहरों के दरमियान खड़े शख्स की तरफ कदम बढ़ाए थे। हर कदम पे उसे अपने खानदान के सामने होने वाली जिल्लत याद आई थी। वो भूलती ही कहाँ थी। हाई आईक्यू, फोटोग्राफिक मेमोरी, उसे सब याद दिलाए रखते थे। मेरी से चंद कदम के फासले पे उससे अपने कदम रोके। पिंडलियाँ पानी में गीली हो रही थीं। कोल्हापुरी चप्पल पानी से भरे हुए थे। नम हवा उसकी सख्ती से बंधे बालों को ढीला कर चुकी थी। आपका वॉलेट गिर गया था, उससे वॉलेट मेहंदी की तरफ बढ़ाया। वो जो गुस्से में सामने वाले को सख्त सुस्त कहने लगा था, एकदम ठहर गया। अपनी दाईं तरफ खड़ी लड़की को एक नज़र देखा। फ़ोन के उस पार शख्स ने उस लड़की की आवाज़ बाखूबी सुनी थी। मेरी ने फ़ोन कान से हटाया और अपने सामने खड़ी सुनहरी आंखों वाली लड़की को देखा। सीनिया उसे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे कुछ था जो मिसिंग था। जैसे क्यों अब्बा की तरह चीखा नहीं। थैंक यू सो मच। ये पता नहीं कैसे गिर गया था। वो माथे को छूते हुए ममनूनियत से कह रहा था। आवाज़ पूछी हुई थी, जैसे बात दिक्कत नरमी दिखा रहा हो। सीनिया ने हाथ आगे बढ़ाकर वॉलेट उसे थमा दिया। लहरों और पहाड़ों ने फिर उसे मुड़ते हुए देखा। वो तेज तेज कदम उठाती वापस पलट रही थी। मेरी चंद लम्हे उसे जाते देखता रहा और फिर मोबाइल दोबारा कान से लगा लिया। वो अब पाँव से लहरों को ठोकर मार रहा था। पानी उछल उछल रहा था। उसी लम्हे सीनिया अपनी जगह रुक गई थी। उससे मुड़कर एक नज़र मेहदी को देखा। वो हन्नूस पानी को ठोकर मार रहा था। सीनिया ने कंधे पे लटका अपना कैमरा उतारा, हाथ में पकड़कर उससे आंखों के सामने किया। यहाँ मेहदी ने पानी को एक ठोकर मारी और यहाँ कैमरे की आंख ने यह मंजर अपने अंदर कैद कर लिया। पानी की छींटे यूं ही फिजा में बुलंद रहे। मेहदी फ़ोन कान से लगाए खड़ा रहा।
और तस्वीर बन गई। वक्त में खड़े पहाड़ों ने भी 27 से मुंह पे हाथ रख लिया था। अब वो चलते फिरते उसकी मसीह तस्वीर बना रही थी। वो किसी बात पे हंस रहा था। उसकी सब आंखें छोटी हो गई थी। एक हाथ में मोबाइल पकड़े वो हंसते हंसते धोरा हो गया था। सीनिया ने एक लम्हे के लिए भी कैमरा आंख से नहीं हटाया था। वो हंस रहा था और वो उसकी हंसी को आने वाले वक्तों के लिए संभाल कर रख रही थी। चंद मिनट बाद उससे कॉल काटी थी और वो अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। वो उन तस्वीर के बनने से अनजान नहीं था। वो दिन रात कैमरे के आगे रहने वाला आदमी था, कैमरे से अनजान नहीं था। यकदम वो पानी के दरमियान बैठ गया था। सीनिया ने कैमरा आंख से हटाकर हैरत से उसे देखा। मेहदी मुस्कुराया था, साफ साहिर था। वो कह रहा था, कम ऑन सीनिया हाकिम, तस्वीर उतारो। उससे सर झटका और कैमरा वापस आंख के आगे कर लिया। उस आदमी के पास कुछ भी अच्छा नहीं था। हाँ, मगर उसकी आंखें खूबसूरत थीं। वो यहाँ का होकर भी तैयारी गैर का मालूम होता। पानी के बीच बैठा वो मुस्कुरा रहा था। वियर्डो। जीनिया ने उसकी आंखों को कैमरे में कैद करते एक बार फिर दोहराया। कॉलेज की इमारत उस वह तासदम सी थी। नए रंग और रोगन ने क्या तासीर बख्शी थी। पौधों दरख्तों की काट छांट ने यकदम सारा माहौल हल्का फुल्का कर दिया था। आज खास हाल ही थी। लड़कियों की कोई टोली यहाँ ना थी। वजह आज की एक्स्ट्रा क्लासेस थी। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल की तलबा कूंज हाकिम के कमराए जमात में दाखिल हूँ तो उस सांवली रंगत वाली लड़की खिड़की के पास वाले डेस्क पे बैठी थी। क्लास खासी बड़ी और हवादार थी। छत से लटकते पंखों की आवाज़ फरहत बख्श थी। दीवारों पे मुख्तलिफ चार्ट्स लगे थे। ये इमारत गवादर शहर में वाक़या थी। हाकिम नवाब का घर शहर की हदूद से ज़रा बाहर था, लेकिन यहाँ इस कॉलेज में आने के लिए कूंज को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ करती थी। कॉलेज की बस सहूलत का मनबा थी। इस वक्त क्लास से मैडम इमामा की आवाज़ गूंज रही थी। फिजिक्स की उस्तानी साहिबा हासी सख्त थी। साफ सुथरे नकोश वाली मैडम इमामा की एक्सरे करती नजरें इस बार सारी क्लास में दौड़ रही थीं। कल मैंने आप सबको एक न्यूमेरिकल दिया था और मैंने याद दहानी करवाई थी कि कल तक तमाम बच्चियां वो न्यूमेरिकल मुझे जमा करवाएंगी। क्या आप सबने काम कर लिया? उनका लहजा सख्त ना था तो नर्म भी ना था। मैडम से खौफ सिर्फ इसलिए आता था कि वो काम न करने पे खुद कुछ नहीं कहती थी। ये बच्ची का बाजू पकड़ा और ये ले गई प्रिंसिपल साहिबा के पास। और प्रिंसिपल जैसी बेइज्जती करती थी उसे तुम सालों ना भूल पाओ। मैडम के सवाल पे चंद फ्रंट बेंचर्स से लहक लहक कर हाँ में जवाब दिया था। चंद ने फ़ौरन लिखना शुरू किया था और चंद खामोशी से अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। अपनी बारी का इंतज़ार करने वालों में कूंज भी थी और इस शराबज़दा चेहरों में वो भी थी। वो कौन? वही पिसकत मुनासिब नकुश वाली लड़की, वो जो फेवर देने आई थी लेकिन उसके बाद दलासा नहीं दिया। वो इशरत मंसूर थी। कूंज का उससे कोई खास ताल्लुक नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट आते जाते एक दूसरे को देते रहना और चंद गैर मशहूर फेवर्स जिनका मुजाहरा तुम एक बार देख चुके हो। इशरत इस वक्त सख्त इज़्ज़राब का शिकार थी। नाखून चबाते हुए वो यहाँ से वहाँ देख रही थी। खिड़की के साथ जुड़कर बैठी कूंज ने इत्तफाकन उसे देखा और फिर ठटकी। इशरत उससे परेशान लगी थी। कूंज ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। क्या हुआ? न्यूमेरिकल नहीं किया। वो बगैर आवाज़ के बोली। मैडम बस 2 टेक्स्ट दूर थी। आह बेइज्जती। कूंज को अब के वाकई तशवीश हुई। उससे अपनी रफ कॉपीज अपने सामने की और उस पे चंद लफ्ज़ घसीटे। फजूल औरत, क्यों नहीं लिखा? कॉपी हवा में बुलंद की ताकि तहरीर इशरत को नजर आ जाए। वो पढ़ चुकी तो अपनी कॉपी पे चंद अल्फाज घसीटे। भाई की मंगनी की शॉपिंग करनी थी, अब मैं क्या करूँगी? वो रो देने को थी। अल्लाह अल्लाह, उससे बेइज्जत नहीं होना था। अब मैडम कूंज के सामने खड़ी थी। उसके साथ बैठी लड़की रजिस्टर पे लिखा सवाल दिखा रही थी। चंद गलतियां थी शायद। कूंज ने इशरत को देखा। वो रो देने वाली थी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। दिखाएं कूंज, आपने कैसे हल किया है? मैडम की भारी आवाज़ पे कूंज अपनी डेस्क पे खड़ी हुई। रजिस्टर उसके हाथ में था। 2 घंटों की मेहनत से लिखा न्यूमेरिकल उसके बीच वाले सफ़ों पे दर्ज था। वो शशोपंज में मुब्तला चंद पल टुकर टुकर मैडम को देखती रही। दिल में 1000 बार खुद को मलामत की और 10,000 गालियाँ इशरत को दी और फिर उसे सर झुका दिया। आई एम सॉरी मैडम, मैंने काम नहीं किया। उससे दिल पे पत्थर रखते हुए कहा था। उसके बाद भी क्लास की आधी लड़कियों ने उसे मुड़ मुड़ कर देखा था। वो कूंज हाकिम थी, मिडिल बेंचर। वो पढ़ती फर्स्ट बेंचर्स की तरह थी।
और उसके काम बैक बेंचर्स वाले थे। आज पहली बार था जब मैडम इमामा के फेवरेट स्टूडेंट ने कोई काम नहीं किया था। चंद शख्स सुनाकर मैडम हट गई थी। कौन जानती थी अब उस क्लास से कोई भी प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं जाएगा। वो मैडम की फेवरेट थी। अगर बाकी क्लास जाएगी तो उससे भी जाना पड़ेगा और मैडम इमामा को ये हरगिज़ मंजूर ना होता। ये टीचर्स का फेवरेटिज्म। आज आप सबको माफ़ कर रही हूँ, लेकिन कल कोई बहाना नहीं चलेगा। मैडम वापस बोर्ड की तरफ जाते हुए कह रही थी। कोच ने 1000 दफ़ा हुतबिलान भेजी थी। साथ ही मुड़कर अपनी दाएं जाने वाली डेस्क की तरफ देखा। इशरत ममनूनियत से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों के आंसू गायब थे। अदाकार न हो तो। मैडम अब कुछ और कह रही थी। कोच बेदिली से उनकी बात सुनती गई। बेजारी सी बेजारी थी। है फेवर तो दिया ना, यही काफ़ी है। उसका दिल हल्का फुल्का होने लगा। इस्लामाबाद की एक चौड़ी सड़क पे इस वक्त गैस गंभीर की स्याह मर्सिडीज अपने टायर धरती हुई जा रही थी। शाम का वक्त था। अंधेरा सारे में पर फैलाने को बेताब था। चौड़ी सड़क के दोनों अतराफ में घने दरख्त थे। खामोशी, खूबसूरती और एस्थेटिक वाइब्स के लिए इस्लामाबाद से बेहतर कोई शहर हो ही नहीं सकता। मगरिब की अज़ानें बुलंद हुई और उसी लम्हे गैस की गाड़ी एक पेंट हाउस के सामने आकर रुकी। अंदर से म्यूजिक की चिंगारती आवाज़ आ रही थी। शोफर ने दरवाज़ा खोला तो गैस से कदम बाहर निकाले। वो नक्सक से तैयार था। गंदमी रंगत धमक रही थी। स्याह सूट में वो जाजिब नजर लग रहा था। कुछ वक्त बाद वो पेंट हाउस के अंदर था। नीली सुर चिलमिलाती लाइट्स के दरमियान नाचते गाते लड़के लड़कियां। एलीट क्लास के नौजवान बच्चों के चोंचले थे। कैसे हाथ पेंट की जेब में डाले खड़ा था। उसकी नसें मुतलाशी थी और उसी पल एक कोने में उसे वो नजर आई। मॉडल जैसे जिसामत वाली दुबली पतली लड़की जिसके बाल लंबे और खूबसूरत थे। वो किसी लड़की के साथ सोफे पे बैठी थी। हाथ में ग्लास साम रखा था। उससे सफ़ेद गाउन पहन रखा था जिससे पिंडलियों के ऊपर तक टांगे नजर आती थीं। सुर्ख हील्स के साथ सुर्खी बैग चोली में डाले बैठी अनीसा बख्तियार गंभीर गैस चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर आगे बढ़ाया। अनीसा के करीब रुककर उससे सामने बैठे लड़के को देखा। अनीसा उसे देखते हुए उठ खड़ी हुई थी। चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। गैस आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये तो तय था। उसका सांस जहाँ था वहीं थम गया। गैस से एक नज़र सारे लड़के लड़कियों को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाना चाह रहा हूँ। कुछ वक्त साथ गुजारना है। आप इसे फिर कभी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पास सुनते ही सब ने मुख्तलिफ अल्फाज मुँह से निकाले थे। डिसेंट, मैनर्ड, बिहेव्ड। उससे शल खड़ी अनीसा का हाथ अपने बाजू में डाला और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। कई लड़कियों ने उसे रश से देखा था। काश वो उसके घुंघराले बालों को छूकर महसूस कर सकती। बाहर आकर वो अनीसा के साथ पिछली सीट पर आकर बैठा था। ना कुछ बोला ना सुना, बस खामोशी सी खामोशी थी। अनीसा बार बार पहलू बदल रही थी। गाउन को खींच खींच कर पिंडलियाँ और टांगें ढकने की कोशिश कर रही थी। गैस से उसे डर नहीं लगता था, लेकिन वो उसके सामने जिस तरह बैठी थी वो नाराज़ हो सकता था। उसकी जद्दोजहद देख गैस से अपना कोट उतार कर उसके घुटनों पर डाल दिया। चंद पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर रूह बाहर दौड़ती गाड़ियों की तरफ मोड़ लिया। थोड़ी ही देर में वो घर पे थे। अनीसा का कमरा, बेड पे बैठी वो और बाहर से ड्रेस शर्ट में मलबूस कमरे में दाखिल होता गैस। वो छोटे छोटे कदम लेता उससे करीब आकर बैठा। क्या वो जगह तुम्हारे जाने के लायक है? अनीसा के साथ जुड़कर बैठा वो नरमी से सवाल कर रहा था। वो कुछ ना बोली, बस गर्दन झुका दी। क्या वो लोग, वो एलीट क्लास के आवारा लड़के तुम्हारे लायक हैं? क्या वो इस लायक हैं कि अनीसा बख्तियार गंभीर उनके पहलू में बैठे? ये तो एक ऑनर है ना। अनीसा ने गीली आंखें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पे ढेर सारा कर्व आन ठहरा था। गैस कहे क्या? तुम अनीसा, तुम इतनी नोबल हो, इतनी कीमती हो कि मैं तुम्हें लफ्ज़ों में तुम्हारी कदर नहीं बता सकता। क्या तुम इस तरह अपनी ज़ात को बेकदर करना चाहती हो? अब कि वो नरमी से उसके बालों पर हाथ फेर रहा था, अनीसा सर झुकाए रोई गई। ये क्लब्स, ये पार्टीज, ये बॉयफ्रेंड्स, ये वक्ती तसल्लियाँ और तलाशें हैं। ये तुम्हारा एस्केप मोड है। तुम्हें कबूलियत के दर्जे पे आना है बेटा। तुम्हें नहीं लगता ये सही वक्त है? वो कब सख्त चट्टान से मोम बन जाता था, पता कब चलता था। अब कि अनीसा उससे कंधे से लगकर हिच्चियों के साथ रोने लगी थी। ढेर सारे आंसू, बुलंद सिसकियाँ। कब से जो ढेर सारा दुख अंदर संभाल रखा था वो अब आंसुओं की सूरत बाहर निकल रहा था। कैस खामोशी और नरमी से उसके बालों में हाथ फेर रहा था, जैसे वो कोई 2 साल बच्ची हो। मुझसे नहीं होता कैस, अब ये मुझसे नहीं होता। ये घर
अब्बा, चचा, यहाँ इन सबके साथ मेरा दम घुट रहा है। वो उसके बाजू से लगी जोर जोर से रोते हुए कह रही थी। चचा खुद माजूर हैं, वो मेरी टांगे काट देना चाहते हैं। अब्बा लौंज लिजर्ड बन गए हैं और अब वो मुझसे भी यही तवक्का रखते हैं। इस घर में कोई कबूल ही नहीं करता कि चंद साल पहले एक तूफान आया था और हमारा सब कुछ बहा कर ले गया। कोई मानने को तैयार ही नहीं कि वो कटे हुए धड़ अब जुड़कर सालिम इंसान नहीं बनेंगे। वो अपनी रो में कही गई, जबकि कैस के दिल को यहाँ धक्का सा लगा था। उसके अब्बा, उसके अजीम अब्बा अब कभी उसके सामने खड़े नहीं होंगे। उसका दिल एक पल को रुका था। चचा चाहते हैं कि वो मुझे उनकी पसंद के लड़के से बांध दे। उनको कबूल करना चाहिए कि अब वो एक माजूर मर्द है और मैं टांगों पे खड़ी लड़की। उनका मुस्तकबिल व्हील चेयर है और मेरा मुस्तकबिल रेस। क्यों वो मेरे पैरों में जंजीर बांध रहे हैं? क्यों वो कबूल नहीं कर लेते कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, अपनी मर्जी के घर में रहूंगी? क्यों कैस, क्यों? वो हिचकियां लेने लगी थी। उसका सारा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था, चेहरा सुर्ख हो रहा था, चीख चीख कर गला बैठ रहा था। आप मुझे समझें भाई, आप ही समझ सकते हैं। मैं अब्बा और चचा की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती। मैं सिरे से शादी ही नहीं करना चाहती। मुझे बस यहाँ से, इस घर से दूर भेज दे, किसी नए मुल्क, किसी नई जगह। खुदा के लिए मुझे इस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकालें, जहाँ हर एक से बढ़कर एक बड़ी बला है। मैं इन सब के दरमियान नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी भाई। उसके आंसू मतवातर बहे गए, लेकिन अब वो खामोश हो चुकी थी। शायद गला थक गया था या फिर शायद गिला करते करते थक गई थी। कैस चंद पल खामोशी से उसके पास बैठा रहा। अनीसा बस सिसक रही थी। चंद लम्हे बाद वो खामोश हो गई थी। कैसे नरमी से उसे अपने आप से जुदा किया। अनीसा अब अपनी गीली आंखें रगड़ रही थी। कैस बेड पे सीधा हो बैठा, यूं कि एक टांग मोड़ ली और एक बेड से नीचे लटक रही थी। अनीसा आपके बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी, घुटने मोड़कर सीने से लगा लिए थे। उसकी आंखें वीरान थीं, चेहरा खंडर। कैसे नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए। उसी ने दोनों हाथों से पकड़कर उसे चलना सिखाया था। वो इस घर में हर फर्द का बाप और माँ था। तुम क्या चाहती हो? नर्म सा सवाल। कबूलियत, यकलफ्सी जवाब आया। मैं कबूलियत चाहती हूँ कैस, आप सबसे। आप सबको कबूल करना होगा कि मैं कठपुतली नहीं हूँ। आप सब मुझे कोंटे से नहीं बांध सकते। अब्बा मुझ पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते और चचा मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और आप भाई, आप इस ट्रेजिडी को कबूल करें जो बरसों पहले हमारा सब कुछ निकल गई थी। वो जो गौर से उसकी आंखों में देख रही थी, आखिरी बात करते हुए अनीसा ने नसें चुराई थीं। गैस यक तक उसे देखता रहा। ये बच्ची थी जिसे हाथों से पाला था, ये इतनी बड़ी कब हो गई? अगर मैं तुम्हें वो सब दे दूं जो तुम चाहती हो, तो तुम मुझे क्या दोगी? कैसे उसके हाथ छोड़े और बाजू सीने पे लपेट लिए। जो आप मांगे। मैं तुमसे वही मांगूंगा जो तुमने मुझसे मांगा है। कैसी कबूलियत? कैसी आंखें आपके मुख्तलिफ हुई थीं, सफाक और सर्द। तुम्हें कबूल करना होगा कि वो लॉन्च लिजर्ड तुम्हारा बाप है और अब वो सारी जिंदगी इसी तरह रहेगा, डोमिनेटिंग और बैकवर्ड। उसकी आवाज़ में कुछ था कि अनीसा को उससे खौफ आया। वो माजूर आदमी हमारे घर का बड़ा है। मैं 32 साल का होकर भी उस माजूर इंसान के सामने मुकम्मल तौर पर खड़ा नहीं होता। तुम्हें भी नहीं होने दूंगा, याद रखना। मैं इस अमर को यकीनी बनाऊंगा कि वो माजूर आदमी तुम्हारे टांगे मफलूज ना करे, लेकिन तुम याद रखना, मैं तुम्हें उसकी आंखें अंधी करने नहीं दूंगा। अनीसा का दिल सुकड़ कर फैला था। ये वो गैस नहीं था जिससे कंधे पर सर रखकर वो रोई थी। ये तो कंधे काट कर फेंक देने वाला सीरियल किलर लगता था। मेरे लिए मेरा सारा खानदान अहम है अनीसा। वो उठते हुए बोला था। ना कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा, ना तुम्हें किसी के साथ गलत करने दूंगा। आज के बाद तुम उस मसीह लड़के से नहीं मिलोगी। अनीसा एक पल के लिए सांस नहीं ले सकी। उसकी आंखें मारे हैरत की फटी की फटी रह गईं। आपको कैसे पता? कई लम्हे बाद उसके अलग से फंसी फंसी आवाज़ निकली थी। कैस मुस्कुराया। इस सीरियल किलर की अपने शिकार को सजा देने की बात वाली मुस्कुराहट। तुम्हारे अब्बा लॉन्च लिजर्ड हो सकते हैं, चचा माजूर हो सकते हैं, मैं कैस हूं। अपने खानदान की बारी आ जाए तो मेरी 4 आंखें और 10 टांगें हो जाती हैं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। कैसे अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाया। वो उसके सामने खड़ा था।
अनीसा मुर्दा होती आंखों और सुन होते कानों से उसे सुन रही थी। जहां जाना चाहती हो जाओ, घूमना चाहती हो घूमो, पैसे उड़ाना है उड़ाओ, लेकिन वापस इस घर में आना होगा तुम्हें। मैं यहाँ एक बिस्मिल हूँ भाई। अनीसा की आवाज़ जख्मी लगती थी। इस दुनिया में कौन बिस्मिल नहीं है? वो उसे लाजवाब कर गया था। उसमें लोगों को लाजवाब करने का हुनर था। चंद लम्हे उसे देखते रहने के बाद वो कमरे से चला गया। अनीसा ने थक कर बेड की पुष्ट से टेक लगा ली। वो इस घर की सबसे बेबस बिस्मिल थी। दिन अपनी तमाम तर रोशनी को कंधे पे टंगी बोरी में समेटे साथ पे चढ़े सारे अंधेरे आसमान पे फैलाए रुखसत हो चुका था। गवादर शहर पे पहली रात गहरी होती जा रही थी। हाकिम नवाब के घर में आज सन्नाटा था। अब्बा आज बशर को लेकर किसी दोस्त के यहाँ गए थे। अम्मा साथ वाले घर गई थी और दादी इस वक्त अपना ड्रामा टाइम एंजॉय कर रही थी। जो वाइड आवाज़ें आती थीं वो घर की छत से आती थीं। गूंज की एक्साइटमेंट से भरी आवाज़ और तामुल से उसका जवाब देती सीनिया हाकिम। अच्छा सैनी, ये बताओ वहाँ सबसे हैंडसम लड़का कौन था? उसकी बात पे तार से कपड़े उतारती सीनिया के हाथ एक लम्हे को रुक गए। बेख्तियारी सी कैफियत में उसे वो सब आंखें याद आईं। अगले ही लम्हे उसे सर झटका था। हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़का था जिसकी आंखें सबसी। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी। उस आदमी के पास अगर ये आंखें ना हो तो वो अधूरा लगेगा। लहजा आम था, बेहद आम। उसे उस लड़के से किसी किस्म की कशिश नहीं महसूस हुई थी, लेकिन बस उसकी आंखें जहन में अटक कर रह गई थी। वियर्डो, उससे एक बार फिर खुद कलामी की। क्या तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया? क्या वो इतना खूबसूरत था? तुमने उससे बात की क्या? क्या कह रहा था? चारपाई पे बैठी कूंज का बस नहीं चलता था कि जीना के हलक में उंगली डालकर सारी बात उगलवा ले। अपने साइज से बड़े जोड़े में मलबूस वो कार्टून लग रही थी। बको मत, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा लगा था। हाँ, लेकिन उसकी आंखें अच्छी थी। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैं चीज़ों से उनकी खूबसूरती से बहुत जल्द बोर हो जाती हूँ, लेकिन मैं उसकी आंखों की तस्वीर 1000 बार ले सकती हूँ। अल्लाह की कुदरत है बस। वो सारे कपड़े उतार कर कंधे पे डालती हुई चारपाई की तरफ आ रही थी। गूंज उसकी बात पे सख्त बदमजा हुई थी। चेहरे के जाविये बिगाड़ लिए। मतलब तुम्हें वो लड़का नहीं, बस उसकी आंखें अच्छी लगी, वो भी अपनी फोटोग्राफी के लिए? जी बिल्कुल, आपका ख्याल दुरुस्त है। सीनिया मुस्कुराई। अच्छा जैनी, एक बात पूछूं? गूंज संजीदा हो गई थी। सीनिया के जहन में फौरन अलार्म बजा था। वो जानती थी अब किसकी बात होगी। उससे कपड़े अलग अलग करना शुरू किए। पूछो। वो चारपाई पे रखे कपड़े तय करने लगी थी। गर्दन झुक गई, आंखें सख्त हो गई थीं। गूंज एक मुख्तार नजर उसको देखा, गला तर किया। वो सीनिया हाकिम थी। उससे बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। क्या तुम अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हो? क्या उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है? क्या अब तुम उसका इंतज़ार नहीं करती? उसने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लिए थे और अब जरा से खौफ से उसका चेहरा देख रही थी। जीनिया के दिल पे जैसे किसी ने पर्ची फेर दी हो। उबल उबल कर खून रिसने लगा था। ये नाम हमेशा तकलीफ क्यों देता था? मिडिल क्लास लड़कियों को मोहब्बत नहीं, मसाइल होते हैं, और उन सब मसाइल के दरमियान अब्दुल्ला मेरा कंफर्ट था। उसकी आंखें चारपाई पे पड़े कपड़ों पे टिकी थीं। मुझे अब्दुल्ला से कभी मोहब्बत नहीं रही। वो बेहद हल्की शिकस्ता आवाज़ से बोली थी। अब्दुल्ला मेरा कंफर्ट जोन था। मैं उसके नाम के साथ यूज्ड टू हो गई थी। जीनिया का नाम आएगा तो अब्दुल्ला का नाम ज़रूर आएगा, ये यकीन था। वो एक पल को रुकी थी। आंखों में ढेर सारा पानी उतर आया। अब्दुल्ला उसे रुलाता था। उससे मेरा दिल नहीं तोड़ा कौंच। उससे बस मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। उससे मुझे अनकंफर्टेबल किया है। शायद ये दिल टूटने से ज़्यादा बुरा होता है। उससे कंधे उचकाए जैसे वो हर बोझ से खाली हूँ। लेकिन दिल का क्या, जिस पे मनु के हिसाब से बोझ लदा था। आधी जिंदगी इस झूठ के साथ गुजर गई कि अब्दुल्ला आएगा। अब बाकी की आधी जिंदगी का सच कबूल नहीं हो रहा। वो अब भी कपड़े तय कर रही थी। अंदाज में सुस्ती थी या शायद उसके हाथ कांप रहे थे। गूंज आसुर्दी से उसे देखती रही। क्या तुम्हें अब उसका इंतजार नहीं है? और इस बात पे सीनिया के दिल को धक्का लगा था। उसे दांतों पे जोर देकर खुद को रोने से बाज रखा। अब्दुल्ला उसे कमजोर कर देता था। कई पल खामोशी खा गई, कई लम्हे चुप की नजर हुए। मेरी ख्वाहिश है कि वो पलट आए ताकि तुम उसे माफ कर सको, ताकि मेरी नाक ऊंची हो सके। वो मशीनी अंदाज में बोली। मैं चाहती हूँ वो वापस आए। कोई ऐसा वक्त आए जब वो मुझे पुकारे और मैं ना चाहूँ। मैंने कहा ना, मुझे उससे मोहब्बत नहीं, जिद है।
कूंज उसे देख कर रह गई, बोली कुछ भी नहीं। अगर कभी अब्दुल्ला तुम्हारे सामने आ गया तो क्या तुम उसे पहचान लोगी? आफ्टर ऑल तुमने उसकी आवाज़ सुन रखी है। मैं उसे नहीं पहचान सकती। अब्दुल्ला और मेरी बात के वक्त उससे इनक्रिप्टेड वॉइस इस्तेमाल की थी। उसे लगा था मुझे धोखा दे देगा, लेकिन सीनिया हाकिम को धोखे नहीं, वजदान मिला करते हैं। तुम्हें कैसे मालूम उससे इनक्रिप्टेड वॉइस इस्तेमाल की थी? सीनिया ने ठंडी नसों से उसे देखा। अपनी मंगेतर से बात करते हुए उसका लहजा जितना मशीनी था, उससे अंदाजा लगाया। फिर तुम अगर अब्दुल्ला से कभी मिली तो उसे कैसे पहचानोगी? उसे तजस्सुस हुआ। उसकी वाइफ से। और उसकी वाइफ कैसी है? तुरंत सवाल हुआ। अब्दुल्ला की वाइफ से इंतकामी है, मैं उसे उसके इंतकाम से पहचान लूंगी। उससे दावा किया। तुम उससे मिलना चाहती हो? अगर हाँ तो क्यों? ये छोटी बहनें इतने सवाल क्यों करती हैं? एक लम्हे के लिए सीनिया थम गई। अब्दुल्ला की अपाई हवेली आंखों के सामने घूम गई। उसे लाखों मर्तबा अब्दुल्ला को अपने साथ उस हवेली में तस्वुर किया था। मैं उससे मिलना चाहती हूँ ताकि मैं उससे अपना इंतकाम ले सकूं। सीनिया ने कपड़े हाथ में उठाए और नीचे जाने को कदम मोड़े। उससे अभी नीचे जाते पहले सीने पे कदम रखा था जब अकब से गूंज की आवाज़ आई। और माफ़ी, क्या तुम मुझसे माफ़ नहीं करोगी? सीनिया एक पल को रुकी। कपड़ों पे गिरफ्त सख्त हुई। दिल में चक्कर चलने लगे। जीनिया मर जाती है, माफ़ नहीं करती। उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो चली गई तो गूंज ने गहरी सांस ली। वो भी अपनी बहन से क्या उम्मीदें लगा रही थी? मोहब्बत, शादी, घर बार, ये आम लड़कियों की ख्वाहिश होती हैं। वो तो जीनिया हाकिम थी, इन सब चीज़ों से दूर, एक करियर फोकस, एम्बिशियस और सख्त मेहनत करने वाली। वो मुख्तलिफ थी, इसीलिए तो गूंज की आइडियल थी। उसे इस वक्त अपनी बहन पे फ़ख्र महसूस हुआ। काश वो उसकी जैसी बन पाती। दिल में लाखों बार दोहराई जाने वाली ख्वाहिश एक बार फिर दिल में लाखों बार दोहराई जाने वाली ख्वाहिश एक बार फिर दोहराई।